नमस्कार दोस्तों, मैं सुहेल अहमद पठान आपके अपने YouTube चैनल SAP स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में देखी थी राजस्थान में बहने वाली नदियां। इसके अंतर्गत हमने राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में को जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार से हैं। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदी चंबल नदी है। इसके अलावा बनास नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, निवाज नदी, मेज नदी, आबू नदी, गंभीरी नदी, कोठारी नदी, काकुण नदी, मानसी नदी, खारी नदी, बाण गंगा नदी, मैनाली नदी, चोहड़ नदी, चोहड़ सिद्ध नदी, नाकड़ी नदी, मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी और ईज नदी। ये बंगाल की खाड़ी जो कि हमारे देश के पूर्व में है, वहाँ पर जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो राजस्थान का जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। और इसके अलावा कुछ और नदियाँ भी हैं, छोटी नदियाँ, जो भी सहायक नदियों के रूप में बड़ी नदियों में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में राजस्थान का जल ले जाती है। ये नदियाँ हैं बाछाणी नदी, ब्राह्मणी नदी, सोहदरा नदी, पिपलाज नदी, चंद्रभागा नदी और परवन नदी। बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली यह 25 राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत की जाना पहाड़ियाँ मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित है और वहाँ से यह बहती हुई हमारे राजस्थान तक पहुँचती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले और में बहती हुई ये चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। और राजस्थान में चौरासीगढ़, ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान के चौरासीगढ़ स्थान से चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश कर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद यह कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई इटावा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर यह आगे चलती हुई मुरादगंज नाम स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान में बहने वाली एक बहुत ही बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों, जाना पहाड़ियों से लेकर के मुरादगंज उत्तर प्रदेश तक कुल लंबाई 965 किलोमीटर है दोस्तों। 965 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी नदी है और राजस्थान में बहने वाली 12मासी नदियों में यह शामिल है। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान की 12मासी बहने वाली प्रमुख 2 नदियाँ माही नदी और चंबल नदी ही है दोस्तों। यह दोनों नदियाँ 12 मास बहती यानी साल भर बहती है और अपना अपना जल समुद्र यानी महासागरों तक पहुँचाने का काम इनका है। इसकी प्रचलित नाम क्या क्या है दोस्तों? तो हम बात करेंगे कि चंबल नदी का प्रचलित नाम चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसकी क्या क्या विशेषताएं, एक बार ध्यान दीजिए कि वर्ष भर बहने वाली नदी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यह नदी वर्ष भर बहने वाली
राज्य में प्रवाहित सबसे लंबी नदी है, कि राजस्थान राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। राजस्थान में यह 135 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है दोस्तों? 135 किलोमीटर। यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है और बहुत अच्छे से बहती है, वर्ष भर बहती है। केशवराय पाटन, नाम याद रखिएगा दोस्तों, केशवराय पाटन। केशवराय पाटन कहाँ पर है ये? देखिए दोस्तों, केशवराय पाटन के बारे में हम बात कर रहे हैं। केशवराय पाटन ये कहाँ पर है? झालरापाटन जिले में स्थित है। झालरापाटन जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके पास इसका पाट जो होता है, चंबल नदी का जो पाट है और गहराई यह अधिकतम है, कि पूरी जो चंबल बहती है इस समय यहाँ पर केशवराय पाटन के पास इसका पाट और गहराई अधिकतम है। प्रसिद्ध चूलिया प्रपात, आपने सुना होगा नाम, चूलिया जल प्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। अधिकतम 18 मीटर का ऊंचा चूलिया जल प्रपात इसी नदी पर स्थित है। एक और विशेषता कि यह बूंदी जिले की दक्षिण पूर्वी, कहाँ पर? बूंदी जिले की दक्षिण पूर्वी सीमांकन का कार्य भी करती है, कि बूंदी जिले और कोटा को अलग करने का कार्य यह करती है और बूंदी और कोटा के बीच में सीमा बनाती है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन राजस्थान में इसी के द्वारा होता है, कि अवनालिका अपरदन राजस्थान में अगर किसी नदी में सर्वाधिक होता है तो यहीं पर होता है। इस नदी के पर बने प्रमुख बांध, देखिए दोस्तों, राजस्थान की यह बहुत बड़ी और प्रमुख नदी है और इस पर बहुत बड़े बड़े प्रमुख बांध बनाए गए हैं। इन बांधों के नाम इस प्रकार है। गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश के गांधी सागर स्थान पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और इसके पानी का भराव मध्य प्रदेश में अधिक है। इसके बाद राजस्थान में इस पर राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध के बाद अलावा इस पर राणा सागर प्रताप बांध बनाया गया है, जो कि रावत भाटा और कोटा में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं जवाहर सागर और कोटा बैराज, जो कि कोटा में स्थित है, बांध बनाए गए हैं। जब भी ये कोटा बैराज के मुखियाँ खोली जाती है और इसके गेट खोले जाते हैं तो कोटा में इसके पानी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके प्रमुख बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इस पर बंधे प्रमुख बांध हैं। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी के साथ बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम बामनी की। बामनी नदी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ एक चित्तौड़ जिले का एक कस्बा है, इसके निकट आकर बामनी नदी चंबल नदी में मिल जाती है। एक और नदी काली सिंध नदी कोटा जिले के नोनेरा गांव के पास आकर चंबल नदी में मिलती है। तो ये काली सिंध नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। एक और नदी है पार्वती। पार्वती की बात करें, सवाई माधोपुर के पालिया गांव के पास, सवाई माधोपुर जिले के
पालिया गांव के पास आकर पार्वती नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बनास व सीप नदी, बनास व सीप दो नदियां हैं जो सवाई माधोपुर के रामेश्वर में, सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर के में आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यह एक बहुत ही पवित्र स्थल रामेश्वर माना जाता है। यहाँ पर इसके त्रिवेणी पे रामेश्वर घाट बना हुआ है जहाँ पर कई लोग स्नान के लिए आते हैं। इसके किनारे बसे हुए शहर कोटा और केशवराय पाटन, कोटा शहर और केशवराय पाटन चंबल नदी के किनारे बसे हुए बहुत प्रमुख शहर हैं। बनास नदी, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ से बनास नदी की शुरुआत होती है। ध्यान रखें दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। राजसमंद राजस्थान का एक जिला है जहाँ पर कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। यहाँ की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। राजसमंद में बहने के बाद यह चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोक और सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वर में खंडारा गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर बनास नदी सवाई माधोपुर के खंडारा गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। और कौन से स्थान पर? रामेश्वर के पास खंडारा गांव है। यहाँ पर किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर के खंडारा गांव के पास रामेश्वर में चंबल नदी में बनास नदी मिल जाती है। ये राजस्थान में ही बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। राजस्थान में उद्गम हुआ और राजस्थान में ही बहती है पूर्णतया और राजस्थान में ही चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई 480 किलोमीटर है। बीसलपुर बांध परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है। इसकी एक और विशेषता है कि बीसलपुर जो बांध परियोजना है वो इसी नदी पर बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के समीप बिंगोद में बनास, बेड़च व मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम भी बनाती है। बनास नदी की एक और विशेषता यह है कि यह भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के समीप एक गांव है बिंगोद में बनास, बेड़च नदी जो कि चित्तौड़ की ओर से आती है और मेनाल नदी, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी की सहायक नदियां बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, मानसी व मोरेल है। अगली नदी बेड़च नदी मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, बेड़च नदी कहाँ से उद्गम हो रही है? देखिए, गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ध्यान रहे दोस्तों कि बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है और उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में इसका बहाव क्षेत्र है। हम इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और उसके बाद भीलवाड़ा। फिर समाप्ति, जैसा कि हमने इससे पहले बनास नदी के साथ बताया है कि ये बेड़च नदी कहाँ पर? बिंगोद, भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, आयड़ नदी। इसे आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? आयड़ नदी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान की प्राचीन आयड़ सभ्यता का विकास
इसी नदी के किनारे हुआ था। किसका विकास हुआ था? आयड़ सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में आयड़ नदी व उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी कहा जाता है। प्रारंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है, लेकिन ये बहती कहाँ जाती है? उदय सागर झील में मिलती है, और वहाँ पर उसके बाद उदय सागर के बाद इसे बेड़च नदी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 190 किलोमीटर लंबी नदी है। 190 किलोमीटर बहने के बाद यह भीलवाड़ा के बिगोद गांव के पास बनास नदी में मिल जाती है। बिगोद नामक स्थान के पास बनास, मेनाल और बेड़च मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो इसकी सहायक नदी है गंभीरी, गुजरी और वागन नदी। गंभीरी, गुजरी और वागन नदी। अगली नदी की बात करेंगे दोस्तों। अगली नदी है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ध्यान रहे दोस्तों, सीहोर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और यहाँ के सीहोर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और ये बहती हुई करियाहट यानी बारा में आकर ये करियाहट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहाँ से कोटा और सवाई माधोपुर होती हुई सवाई माधोपुर के पालिया नामक गांव के पास, कहाँ पर दोस्तों? पालिया गांव के पास, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 2 बार सीमा बनाती है। कितनी बार सीमा बनाती है? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 2 बार सीमा बनाने वाली यह प्रमुख नदी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और कितनी बार बनाती है दोस्तों? 2 बार। और इसका नाम क्या है? पार्वती नदी। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है बागली की पहाड़ियाँ। बागली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? बागली की पहाड़ियाँ देवास मध्य प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? देवास मध्य प्रदेश जो में स्थित है। और यहाँ से ये बहती हुई राजस्थान में रायपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? रायपुर झालावाड़ में दोस्तों ये प्रवेश करती है। और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद कोटा और बारां जिलों में यह बहती है। कोटा और बारां जिलों में बहती है। तो राजस्थान के 3 जिलों में बहती है दोस्तों, झालावाड़, कोटा और बारां। समाप्ति है चंबल नदी के नोनेरा कोटा में इसकी समाप्ति हो जाती है, कि नोनेरा के पास यह चंबल नदी में मिल जाती है। और नोनेरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोटा में। कोटा जिले का एक गांव है नोनेरा, वहाँ पर चंबल नदी में यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं आहू नदी, परवन नदी, निवाज जिसे निमाज भी कहते हैं, निवाज नदी और उजाड़ नदी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, परवन, निमाज और उजाड़ नदी। अगली नदी की बात करें हम, निवाज। निवाज नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत की उत्तरी भाग। कहाँ पर स्थित है विंध्याचल पर्वत? विंध्याचल पर्वत राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ की विंध्याचल पर्वत की उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश कोलू खेड़ी झालावाड़ में प्रवेश करती। कहाँ पे प्रवेश करती है दोस्तों?
कोलूखेड़ी झालावाड़ में। और यह झालावाड़ और बारां में बहती हुई, कहाँ पर बहती है? झालावाड़ और बारां में बहती है। और समाप्ति इसकी परवन नदी में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? परवन नदी में यह समाप्त होती, परवन नदी में समाप्त होती। कहाँ पर? मवासा, बारां जिले के मवासा गांव के पास परवन नदी में यह आकर मिल जाती है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, मेज नदी। मेज नदी मेज नदी इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। देखिए, ये बिजोलिया भिलवाड़ा, बिजोलिया नामक स्थान, भिलवाड़ा का एक प्रसिद्ध बिजोलिया नामक एक स्थान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के बिजोलिया की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यह भिलवाड़ा, कोटा और बूंदी, भिलवाड़ा, कोटा और बूंदी में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। वहाँ से ये बूंदी होती हुई चंबल नदी, कोटा और बूंदी की जो सीमा है वहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता है बाजन, कुराल तथा मांगली सहायक नदियाँ हैं जो बिजोलिया क्षेत्र में बहती है। बिजोलिया क्षेत्र की जो छोटी नदियाँ हैं बाजन, कुराल और मांगली, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर मेज नदी में मिल जाती है। अगली नदी है आहू नदी। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में नंदपुर के निकट झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ के रायपुर में प्रवेश होता है। ये रायपुर का एक नंदपुर, रायपुर में नंदपुर एक गांव है, वहाँ पर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ और कोटा में बहती हुई यह काली सिंध नदी गागरोन नामक स्थल पर काली सिंध नदी में मिल जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि यह काली सिंध नदी की सहायक नदी है और काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। एक और विशेष बात यह है कि ये झालरापाटन जो कि झालावाड़ जिले में है, रामगंज मंडी जो कि कोटा जिले में है, इन दोनों जिलों के ये झालरापाटन और रामगंज मंडी की सीमा बनाती है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर एक प्रसिद्ध दुर्ग गागरोन दुर्ग बना हुआ है। अगली नदी लेते हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। दिवेर की पहाड़ियाँ दोस्तों राजसमंद जिले में है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है और नंदराय के निकट भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? नंदराय गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। नंदराय कहाँ है? भीलवाड़ा में। इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा के निकट मांडलगढ़ में बना हुआ है और इस नदी पर बना हुआ एक ये महत्वपूर्ण बांध है। अगली नदी लेते हैं हम दोस्तों, काकुंड नदी। काकुंड नदी बयाना भरतपुर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल बयाना भरतपुर दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। भरतपुर की जो दक्षिण पश्चिम सीमा है वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसका बहाव क्षेत्र चैनपुरा, खुलावाली भरतपुर में है और इसकी समाप्ति जल बारोठा बांध जो कि भरतपुर में स्थित है, जल बारोठा बांध में इसकी समाप्ति होती है। इसकी विशेषता पहाड़ियों में बहने वाली नदी है। कहाँ पर बहती है? ये पहाड़ियों में बहती है और अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्रसिद्ध जलप्रपात
दीर जलप्रपात। इसका दीर जलप्रपात एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसके किनारे बसे हुए गांव चैनपुरा और बारेठा है। चैनपुरा और बारेठा गांव इसके किनारे बसे हुए गांव हैं। अगली नदी लेते हैं हम, मानसी नदी। मानसी नदी, इसका उद्गम स्थल भी भीलवाड़ा का मांडल है। मांडल नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसका बहाव क्षेत्र भीलवाड़ा के ही आसिंद, हुरड़ा तथा शाहपुरा है। भीलवाड़ा में पूर्णतः बहने वाली ये नदी है। यह खारी नदी फुलिया की धाणी नामक स्थान है, गांव फुलिया की धाणी, शाहपुरा तहसील, भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील की फुलिया की धाणी में ये जाकर खारी नदी में मिल जाती है। ये खारी नदी की सहायक नदी है। अब अगली नदी लेते हैं, खारी नदी। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है। बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोक है। खारी नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोक है। इसकी समाप्ति बनास नदी में, देवली के निकट ये बनास नदी में मिलकर समाप्त हो जाती है। अगली नदी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में माना जाता है कि यह बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर व भरतपुर के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी में मिलने वाली यह दूसरी नदी है। अब इसकी एक और विशेषता यह है कि इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, अर्जुन की गंगा कहा जाता है इसे, अर्जुन की गंगा। और इसकी कुल लंबाई, बहने की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान की प्राचीन बैराट सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जिसका जल कहाँ पे जाके गिरता है? यमुना नदी में। कहाँ पर गिरता है इसका जल? यमुना नदी में। तो राजस्थान की ये दूसरी नदी है। पहली नदी चंबल का जल यमुना नदी में गिरता है और दूसरी नदी यह है जिसका जल यमुना नदी में गिरता है। तो आपके ये प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का जल यमुना तक ले जाने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है चंबल के अलावा? तो आप कह सकते हैं कि बाणगंगा नदी राजस्थान से जल यमुना में ले जाती है और यमुना बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली अगली नदी है मैनाली नदी। मैनाली नदी दोस्तों एक बरसाती नदी है और यह बरसात के मौसम में ही बहती है। इसका उद्गम स्थल मांडलगढ़ की पहाड़ियों से मुख्यतः इसका उद्गम स्थल माना जाता है और पूर्ण रूप से भीलवाड़ा में ही बहती है और भीलवाड़ा में बहते हुए बनास व बेड़ज नदी की समाप्ति, जहाँ पर बनास और बेड़ज नदी मिलती है वहाँ पर ये मैनाली नदी मिल जाती है और मैनाली नदी यहाँ पर मिल करके त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? त्रिवेणी संगम। कहाँ पर मिलती है ये? बिगोद नामक गांव के पास। बिगोद नामक गांव के पास बेड़ज बनास नदी के संगम में यह भी मिलती है और मैनाली नदी मिलने के बाद त्रिवेणी संगम बनाती है। चूहड़ सिद्ध नदी।
चूहड़ सिद्ध नदी, इसका उद्गम स्थल चूहड़ सिद्ध की पहाड़ियाँ जो कि अलवर में स्थित है। यहाँ से इनका उद्गम स्थल मुख्य रूप से माना जाता है। कहाँ पर है ये? चूहड़ सिद्ध की पहाड़ियाँ, अलवर। पूर्णतः यह राजस्थान में अलवर में ही बहती है। पिपरोली शेखपुर जो कि अलवर ज़िले में है, यहाँ पर यह बहती है और यहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के गुड़गांव ज़िले में ये प्रवेश करती है और इसके बाद ये आगे बहती निकल जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह दिल्ली अलवर रोड को पार करती है। और कहाँ पे पार करती? शेखपुर के पास। शेखपुर के पास दिल्ली अलवर रोड को पार करने वाली नदी चूहड़ सिद्ध नदी है। नाकड़ी नदी। नाकड़ी नदी का उद्गम स्थल आसिंद बिलवाड़ा। बिलवाड़ा में आसिन नामक स्थल से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और यह आसिंद की पहाड़ियों में ही मुख्य रूप से बहती है और बहते बहते बिलवाड़ा में ही खारी नदी में यह मिल जाती है। यह एक छोटी बरसाती नदी है। मांगली नदी। मांगली नदी, इसका उद्गम स्थल तालेरा बूंदी है। तालेरा, ध्यान रहे दोस्तों, तालेरा बूंदी में है और यहाँ पर ही इसका उद्गम स्थल है और ये पूर्ण रूप से बूंदी में ही बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र बूंदी में ही है। यह बहती हुई बाइंस खेरा के निकट, ध्यान रहे दोस्तों, बाइंस खेरा के निकट मेज नदी में मिल जाती है। मेज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मांगली नदी ही है। घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी और ईज नदी। घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम स्थल बिजोलिया झील, बिजोलिया बूंदी। यह बिजोलिया में इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से ये बहती हुई तालेरा तहसील तक जाती है, जहाँ पर से सगवाड़ा के निकट मांगली नदी में मिल जाती है। तो मांगली की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है। ये एक छोटी नदी है जो पूर्ण रूप से बरसाती है। ईज नदी। ईज नदी यह भैंसरोड़गढ़ की पहाड़ियों जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, भैंसरोड़गढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसका भाव क्षेत्र भी भैंसरोड़गढ़ ही है और यह भैंसरोड़गढ़ के में ही चंबल नदी में मिलकर के समाप्त हो जाती है। ब्राह्मणी नदी। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बामनी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ज़्यादातर इसको ब्राह्मणी और देसी भाषा में से बामनी नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल हीरापुर गांव के पास की पहाड़ियां हैं, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की हीरागढ़ के गांव के पास की पहाड़ियों से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बहाव क्षेत्र बेगू, सांगोली, बराऊ सभी चित्तौड़ जिले में है ये और यहाँ पर बहती हुई यह भैंसरोड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिलकर समाप्त हो जाती है। तो यह चंबल नदी की एक और सहायक नदी है। ईज नदी और ब्राह्मणी नदी दोनों ही चंबल नदी की सहायक नदियां हैं और पूर्ण रूप से चित्तौड़गढ़ में बहने वाली नदियां हैं। सोहदरा नदी। सोहदरा नदी अराय गांव अजमेर से इसकी उत्पत्ति होती है और अजमेर और टोंक में पूर्ण रूप से
यह बहती है। यह टोंक में बहती हुई टोंक के जिले के गलोद गांव के पास बनास नदी में मिल जाती है। किस गांव के पास? गलोद गांव के पास बनास नदी में मिलने वाली सोहदरा नदी है। अगली नदी है पिपलाज। पिपलाज की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल पंचपहाड़ का पहाड़ी क्षेत्र। पंचपहाड़ का पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? ये भवानी मंडी झालावाड़ के पास पंचपहाड़ का पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। पंचपहाड़ तहसील के मध्य से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने के बाद यह आहू नदी में चोखेरी गांव के पास जाकर आहू नदी में मिल जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि पंचपहाड़ कस्बा इसके बाएं किनारे पर बसा हुआ है। पंचपहाड़ कस्बा इसके बाएं किनारे पर बसा हुआ है। चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल सेमली झालरापाटन है, जो कि झालावाड़ जिले में है। सेमली झालावाड़ से मुख्य रूप से इसका उद्गम स्थल कहा जाता है। इसका बहाव क्षेत्र झालरापाटन तहसील से केवल 7 किलोमीटर। यह झालरापाटन तहसील में केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर बहती है और बहुत ही छोटी नदी है। ये खाड़िया गांव के पास काली सिंध नदी में विलय हो जाती है। खाड़िया गांव के पास काली सिंध नदी में विलय हो जाती है। इस नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रावती में विशेष स्नान किया जाता है, जिसके लिए हजारों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। परवन नदी। परवन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य कहा जाता है कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। इसका बहाव क्षेत्र अजनार व घोड़ा पछाड़ जो कि बूंदी में है, ये दोनों ही संयुक्त धारा है और यहाँ पर ये मनोहर थाना, अकलेरा, कोटा में बहती है और काली सिंध नदी कोटा के पास विलय हो जाती है। काली सिंध नदी में यह विलय हो जाती है। तो परवन नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य बना हुआ है। मशहूर शेरगढ़ अभयारण्य इसी नदी के किनारे बना हुआ है।